everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 4, continuation of gravitation chapter. Today we are going to discuss about numerical based on free fall. तो कुछ बेसिक रूल्स है, कुछ बेसिक कंडीशंस है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, देन विल गो अहेड. सो अगर मैं ना फ्री फॉल की बात करता हूं, सर इफ आई एम टॉकिंग द फ्री फॉल, तो जो बहुत स्पेसिफिक चीज हमने लर्न की इस केस में, दैट इज कि अगर आप ना एक्सेलरेशन की वैल्यू लेते हो तो वो हो जाता है वैल्यूज का जी. ठीक है. अब इसमें भी ना दो कंडीशंस होते हैं. ठीक है. जो पहला कंडीशन है कि अगर आपने कंसिडर किया बॉडी मूविंग डाउन. ठीक है. मतलब बॉडी मूविंग डाउन मतलब ना ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में, मतलब जैसे अभी आपने अर्थ को कंसिडर कर लिया, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो अगर बॉडी ना ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो ए का वैल्यू होगा, अगर आप जी लोगे तो वो वैल्यू होगी प्लस. अब ये 9.8 हो सकता है, ये 10 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन जो भी उन्होंने वैल्यू दिया होगा. समझ में आई बात. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी मूविंग अप, मतलब ना बॉडी मूविंग अप, अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या है स्टोरी होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो जा रहा है अगेंस्ट ये ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा तो ए का वैल्यू प्लस जी होगा. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट जा रहा है तो ए का वैल्यू होगा माइनस जी, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा माइनस जी. अब वो 9.8 लेना है, 10 लेना है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है. अब एक और पॉइंट है कि मान लो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया, ऑब्जेक्ट विल गो अप टू सर्टेन हाइट और उसके बाद ऑब्जेक्ट विल कम बैक टू द सेम प्लेस. तो अब क्या होता है ना, यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपको लेना, मान लो इसको आपने ले लिया पॉइंट ए, इसको ले लिया आपने पॉइंट बी, इसको पॉइंट आप ले लो सी. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमें जो टाइम मिलेगा ना, टाइम, ये टाइम हमको दो फ्रेम में मिलेगा. एक मिलेगा टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी, मतलब ऊपर जाने के लिए, फिर मिलेगा टाइम टू मूव डाउन, फिर डाउन आने के लिए. तो ये जो टाइम होता है ना, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट. टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, मतलब टाइम टेकन टू गो अप. ठीक है. और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ ये डिसेंट होता है, मतलब टाइम टेकन टू कम डाउन. तो ये होता है टोटल टाइम. तो अब टाइम ऑफ एसेंट को अगर आपने टी ए लिख दिया और टी डी लिख दिया तो आपको समझ लेना कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट है. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला ना एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप एंड इज टेकिंग 10 seconds टू कम डाउन टू द सेम प्लेस. मतलब 10 seconds में ऑब्जेक्ट ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब 5 seconds को ऊपर जाने के लिए लगा रहेगा, 5 seconds को नीचे आने के लिए लगा रहेगा. ठीक है. और टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी. ठीक है. दीज टू वैल्यूज विल बी सेम. एक और पॉइंट है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करोगे तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब वहां पे जो उसकी वेलोसिटी होगी ना वो होगा 0, है ना. v इज 0 कहां पे, एट मैक्सिमम हाइट. जब एकदम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब v की वैल्यू ना 0 हो जाएगी. ठीक है. ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए हमको. हाँ. अब एक और होता है कि अगर ना आप ऑब्जेक्ट को कभी भी, जैसे कि ना आप समझो कि 10 seconds हमने बोल लिया, 10 seconds, तो 5 seconds को ना लगा यहां तक जाने के लिए. अब क्वेश्चन में पूछा ना फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन 6 seconds, तो मतलब 5 seconds तक यहां गया, 6 seconds में यहां आ गया. जब आप इक्वेशन यूज करोगे ना बाय टेकिंग ए, और ये ए का वैल्यू प्लस ई माइनस जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको फॉलो करके जब लोगे तो जहां पे भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा आपको बताएगा कि ग्राउंड से जहां से आपने थ्रो किया वो वहां से कितने डिस्टेंस पे होगा. समझने के हिसाब से देखो मैं क्या बताना चाहता हूं कि जैसे अभी आपने ऑब्जेक्ट को ए से थ्रो किया, ये लगा 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second. देखो मैंने यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस दिखाया बट इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग में डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, फिर कम 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 कम, फिर फाइनली 0 हो गया. नाउ इट इज गोइंग डाउन ऐसे करके. तो अब हो सकता है ना, जैसे कि अभी समझने के हिसाब से कि ये आपका 0 सेकंड हो गया, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, और 5 सेकंड में वो यहाँ पे चला गया. 6 सेकंड में मान लो वो यहाँ पे होगा, 7 सेकंड में मान लो वो यहाँ पे होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं. तो अगर मैंने ना कंसिडर किया, जैसे डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट को कहां फेंका है, स्टार्टिंग में आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है अप. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप, तो इसके लिए जो ए का वैल्यू होगा माइनस जी. तो जब वैसे तो अगर 6 सेकंड में पूछा है 6 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट, तो वो ना ये वाली हाइट का इंफॉर्मेशन देगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट. अगर बोला 7 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो वो देगा आपको इंफॉर्मेशन इस डिस्प्लेसमेंट का.
समझ आ रहा है? मतलब मेरा जहां से थ्रो किया है उस जगह से पार्टिकल कौन सा डिस्टेंस पे होगा वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। यही जो कॉन्सेप्ट है ये हमें यूज करना है फ्री फॉल के टाइम पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो जो एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे, जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ना जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा आप ना उसको साइड बाय साइड नोटबुक में लिखते रहोगे और आपको समझ में आता रहेगा साइमल्टेनियसली। सो क्या होगा कि अगर आपने चीजों को ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, नोट नहीं कर रहे हो, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सो जो पहला क्वेश्चन है एग्जांपल 10.2 में ले रहा हूं। क्या है क्वेश्चन में? अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स। सो अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज मतलब सर्टेन हाइट से कार है ना वो गिर रहा है, ठीक है, एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो किसी हाइट से ना कार गिरी, तो ये एग्जांपल नंबर 10.2 है, ठीक है। तो किसी हाइट से कार है ना वो गिर रहा है, तो मान लो कि चलो ठीक है, ये हमने ऐसे इमेजिन कर लिया, जो कार होगा ना वो बेसिकली पहले ना यहां पे रहा होगा, ठीक है। तो आपका assumption है कि पहले कार यहां पर होगा, यहां से कार गिर रहा है। तो जब भी कार गिर रहा है ना, देखो काइनेमेटिकल इक्वेशन पे मैंने फोकस नहीं किया। काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? v इज u प्लस at, या चलो ठीक है मैं ना फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि ना कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। एक हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और जो थर्ड इक्वेशन होगा वो क्या होगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो कहीं कहीं पे अगर आप रेफरेंस बुक रिफर करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि उन्होंने ऑलरेडी ना a की वैल्यू को g में कन्वर्ट कर दिया है। तो a की वैल्यू को g में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब आप प्लस माइनस कैसे डिसाइड करोगे? तो g का वैल्यू अगर 10 ले रहे हो तो माइनस 10 लो, g का वैल्यू अगर 10 ले रहे हो तो अब डाउन जाएगा तो प्लस 10 लेना, अगर अब जा रहा होगा तो माइनस 10 लेना, तो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको चेंज करके भी मिलेगा तो कोई इशू नहीं है, बट हम जब सॉल्व करेंगे ना तो हम ना a की वैल्यू को g लेके फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली विल गो है। तो टेंशन, क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं। इट शुड नॉट हैपन टुमारो यू गेट कंफ्यूज जब आप एनसीईआरटी खोल के देखो तो, ठीक है। सो ये है कार यहां से समझोगे अगर गिर रहा है, तो जब भी ना कार यहां से फॉल हो रहा है मतलब कि ना आप बोला इन्होंने ड्रॉप्स, ड्रॉप का मतलब ना स्टार्टिंग में वेलोसिटी होगा 0 टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स। ये ग्राउंड है, यहां तक आने के लिए उसको 0.5 सेकेंड्स लगता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिखा है? लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g का वैल्यू मिल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो कोई सुनिए g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अगर ये फॉलिंग डाउन है तो g का वैल्यू प्लस 10 होगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब बोल रहे हैं फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा स्पीड? देखो अभी काइनेमेटिकल इक्वेशन का रूल बहुत सिंपल सा है कि हमको क्या निकालना है। पहले देखो ना टाइम दिया है, क्या टाइम दिया है, तो टाइम दिया है तो मतलब क्या होगा कि ये वाला इक्वेशन तो नहीं सिलेक्ट करना। ये कब होता है? जब ना टाइम नहीं दिया होता है। तो आइदर आई हैव टू सेलेक्ट दिस वन और आई हैव टू सेलेक्ट दिस वन। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा खुद से कि इस फाइनल वेलोसिटी मेंशन इन द क्वेश्चन। तो फाइनल वेलोसिटी इन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है कि व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी ही हो गया ना। मतलब जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, बराबर। तो ये होगा फाइनल वेलोसिटी, मतलब ना हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्या होगा? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड्स। तो जो सेकंड पॉइंट होगा वो एवरेज स्पीड है। सो स्पीड एवरेज है, आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यू दिया है तो बहुत सिंपल सा टर्म होता है u प्लस v अपॉन 2 से आपको निकालना है इस वैल्यू को, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है। थर्ड वाला जो पार्ट है वो क्या है? थर्ड क्वेश्चन, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये कितने हाइट पे होगा ग्राउंड से। तो मतलब ना जो हाइट की वैल्यू है ना, देखो यहाँ पे जो हाइट है ना एक हिसाब से देखे तो कार के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। अब 1 to 1 करके सॉल्व करते हैं। तो जो पहला पार्ट है कि हमको v की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा ही सेट के हमको ना ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो जब ये सोल्यूशन वाले पार्ट में देखो, अब मैं ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने हैं, तो मैं ना डायरेक्टली फॉर्मूला के साथ में इंट्रोड्यूस करता चला जाऊंगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होगा, करेक्ट। जैसा हमने अंडरस्टैंड किया v का वैल्यू v होगा, u का वैल्यू अभी ना मैं फिलहाल अगर चाहिए तो मैं u ही लेता हूं, या चलो ठीक है एक काम करो मैं यहां पे डायरेक्टली वैल्यूज के साथ में, तो u का वैल्यू हमने ले लिया है 0, ठीक है, प्लस। अब क्या होगा ना कि अगर आप यहां ब्रैकेट में मेंशन कर दो कि जो a का वैल्यू है ना, a का वैल्यू अभी ये डाउन जा रहा है तो क्या होगा? प्लस g होगा। लेकिन g का वैल्यू क्या है? 10 है, तो क्या होगा? प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक स्टेप बढ़ जाएगा बट कोई इशू नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। a का वैल्यू मैंने प्लस ही लिया क्योंकि ये डाउन जा रहा है, करेक्ट ना। ये फ्री फॉल का एक्सेलरेशन होगा, फ्री फॉल का एक्सेलरेशन का वैल्यू है 10, तो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होगा? 10 हो गया, और टाइम कितना होगा? 0.5 हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 0.5 होगा 5 मीटर पर सेकेंड होगा।
मतलब इस स्पीड से वो क्या करेगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एवरेज स्पीड पूछा इन्होंने। तो एवरेज स्पीड का बहुत सिंपल सा टास्क है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2। इनिशियल स्पीड की वैल्यू 0 है, जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा स्पीड कितना है 5 है अपॉन 2, तो एक्चुअल में 5 अपॉन 2 हो गया। तो कैंसिलेशन करो कितना आएगा, ये आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आ जाए थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कि आपको हाइट और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है, मतलब हाइट निकालना है, एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो अगर हाइट निकालना है मतलब दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हमारे पास है ना, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ना, टाइम दिया और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस क्या हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, और ए का स्टोरी वही रहेगा। तो u का वैल्यू क्या होगा, u का वैल्यू 0 है, टाइम का वैल्यू 0.5 है, कोई इशू नहीं, प्लस ये हाफ हो गया। एज वी हैव सीन a का वैल्यू प्लस ही मतलब जिसकी वैल्यू 10 है, तो ये 10 हो गया। और t स्क्वायर की वैल्यू मतलब 0.5 इंटू 0.5, तो ये कैंसिलेशन होगा, तो ये होगा 5 हो गया। ठीक है, अब वो हिसाब से देखें तो ये वैल्यू 0 हो गई, प्लस ये क्या होगा, ये 5 हो गया इंटू ये वैल्यू होगा 0.25 हो गया। तो अब मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ये 125 दैट इज 1.25 मीटर। तो ये ना जो है लेज की हाइट होगी वो कितना होगा, 1.25 मीटर होगा फ्रॉम दी ग्राउंड। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है एग्जांपल नंबर 10.3। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा सा अटेंशन दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आप, जब आपको खुद ही समझ में आएगा, जो आपने ना मोशन चैप्टर में जो भी आपने क्वेश्चन किया था, वेरी सिमिलर टू दैट, जस्ट छोटा सा चेंज क्या है कि यहां पे एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लेना हमको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेनी है, बिकॉज इट्स अ फ्री फॉल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो ये है, हमने ले लिया इसको क्वेश्चन नंबर 10.3। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, तो उसके लिए तो मतलब यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको थ्रो किया है और वो ना 10 मीटर हाइट तक जा रही है, मतलब यहां तक ऑब्जेक्ट है, समझो कि ये जो होगा ना, एक हिसाब से देखे तो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, ये होगा 10 मीटर। समझ आ रही बात। सो अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी 10 मीटर। फिर क्या है, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, मतलब कौन सी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पहले पूछा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अच्छा पहले वाले पार्ट में इन्होंने ये नहीं बताया कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी विद व्हिच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन। अच्छा क्वेश्चन, ओके फाइन। क्वेश्चन बोला एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू द हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब 10 मीटर हाइट तक ही पहुंच रहा है, 10 मीटर हाइट तक ही पहुंच रहा है, तो मतलब ये मैक्सिमम हाइट होगा। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगा यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा ना, एज यू कैन सी ना, कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो आपको फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पता चल गया, यू का वैल्यू आपको निकालना है। सेकंड क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो मतलब सेकंड हो गया, टी की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो पहले क्वेश्चन में ना टाइम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो टाइम का कोई इंफॉर्मेशन तो हमारे लिए यही एक गॉड है, ये एक फॉर्मूला है ना। तो पहले वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट, तो चीजें बहुत सिंपल सी है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ये u स्क्वायर प्लस 2as है। तो g के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया इन्होंने, g के बारे में मेंशन नहीं किया, बट g की वैल्यू यहाँ पे 9 जब मेंशन नहीं किया है, जब मेंशन नहीं किया है तो उस टाइम पे g की वैल्यू को 9.8 लेना है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि इस ऑब्जेक्ट को क्या किया हमने, इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है अप। जब आप ऑब्जेक्ट को अप थ्रो करते हो ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, तो क्या होगा, माइनस जी होगा। तो माइनस जी का मतलब क्या होगा, माइनस 9.8 है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो अब उसके हिसाब से प्रोसीड करते हैं। तो ये v स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा, करेक्ट, तो 0 रेज़ टू 2, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। u का वैल्यू कितना है वो हमें निकालना है, u स्क्वायर क्वेश्चन मार्क, ये प्लस है, ये 2 है, बट g का a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू माइनस जी, दैट इज माइनस 9.8, तो माइनस 9.8। डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो 10 है ना, डिस्प्लेसमेंट यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए 10 मीटर। तो अब क्या हो गया, उसके हिसाब से ये 0 हो गया, इज इक्वल टू दिस व्हाट, u स्क्वायर, ये माइनस, ये जो मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 19.6, 19.6 इंटू 10 क्या होगा, 196 हो गया। ठीक है, तो u स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 196, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 196। 196 किसका रूट है, ये 14 का है, तो जो इनिशियल स्पीड है उसकी वैल्यू हो जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड।
मतलब 14 मीटर पर सेकंड से जब ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे तो वो 10 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। अब जो सेकंड क्वेश्चन था क्या था, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो अभी क्या है क्वेश्चन में कि टाइम के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, बट फाइनल वेलोसिटी मेंशन किया है तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो ये फर्स्ट पार्ट को मैंने सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट के ऊपर भी मेरा फोकस है। सेकंड पार्ट v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस at है, बट एज फार वी नो कि a का वैल्यू इट इज थ्रोन अप, इसके लिए माइनस g होगा विच इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो v का वैल्यू तो 0 हो गया, u का वैल्यू अभी हमने निकाला ना, v का u का वैल्यू वी गॉट एज 14, हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला, और a का वैल्यू क्या हमने माइनस 9.8 ले लिया, तो इनटू क्या है t है। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 9.8t इधर आ जाएगा, 14 उधर ही रह जाएगा। ठीक है। तो अगर मुझे t की वैल्यू लेनी है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये होगा 14/9.8। देखो अगर किसी ने कैलकुलेशन करके देख लो आप, 7 2 जा होगा 14, 7 1 जा 7 होगा, एंड 7 4 जा 28 होगा। तो एक्चुअल में वैल्यू हो जाएगा 2/1.4। अब ना 2 1 जा 2 होगा एंड 0.7 हो जाएगा ये, तो एक्चुअल में ये वैल्यू होगा 1/0.7। मल्टीप्लाई कर दो 10 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, 7 को अगर आप कैंसिलेशन करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1.43 सेकेंड्स। ठीक है। इतने सेकंड में क्या होगा, वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, दैट इज ऑफ 10 मीटर। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन करेंगे वो होगा अनसॉल्व्ड फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। नाउ अनसॉल्व पार्ट का क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। ठीक है। सो ये अनसॉल्व पार्ट पेज नंबर 144 पे। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, दे आर सेइंग अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। ठीक है। एक बॉल है, उसको थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड, कौन से स्पीड से थ्रो किया है, तो इनिशियल स्पीड का वैल्यू दिया 49 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। मतलब ये ना फाइनली कहीं तक तो पहुंचेगा, मतलब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया है, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो v का वैल्यू क्या होगा, वहां पे 0 होगा। ये हो गया मैक्सिमम हाइट, जहां पे इन्होंने पूछा है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बेसिकली आपको निकालना है। तो अब जो क्वेश्चन है पहला क्या है, एच मैक्स। तो जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, वो क्वेश्चन मार्क है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको ना सरफेस ऑफ अर्थ पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन हो गया, मतलब टाइम आपको निकालना है। तो इन चीजों पे हम थोड़ा फोकस करेंगे, हाँ, कि कैसे सेकेंड वाला पार्ट थोड़ा सा अपने को ध्यान देने की जरूरत है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन, सो पहला जो क्या ना, इन बिगनिंग क्या है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल को हमने ना ऊपर थ्रो किया है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, वो होगा -g होगा। ठीक है। अब इन्होंने जी की वैल्यू के बारे में मेंशन किया, मतलब आपको 9.8 लेना पड़ेगा, ये वैल्यू हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर उन्होंने मेंशन किया होता तो हम प्लस ले लेते, मतलब अगर मेंशन किया होता तो 10 ले लेते, प्लस ले लेते और 10 ले लेते, है ना। अगर माइनस हो तो माइनस ही लेना पड़ेगा, ऑप्शन है हमारे पास। तो अब ये ना पहला पार्ट हमको मैक्सिमम हाइट निकालना होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट पूछा है और इन्होंने टाइम नहीं दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है बट टाइम नहीं दिया, तो मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन ही दो, है ना, ये एक ऑप्शन है हमारे पास। तो सोल्यूशन वाले पार्ट में हमने क्या किया है कि सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। v स्क्वायर मतलब v का वैल्यू तो 0 हो गया, u का वैल्यू क्या हो गया 49 होगा, तो 49 इंटू 49। ठीक है। ये 2 हो गया, g का वैल्यू क्या है, g का वैल्यू -9.8 है। देखो ध्यान दो, माइनस ना मैंने यहां पे लिया, मैं थोड़ा सा स्टेप को स्किप कर दे रहा हूं। ठीक है। ये अब इसके हिसाब से क्या होगा, ये 49, तो अब यहां पे क्या होगा, ये 2 9.8, मतलब यहां पे आ जाएगा, तो क्या होगा 2 इंटू 9.8 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना, माइनस तो प्लस होगा, ये होगा 49 इंटू 49। ठीक है। अब क्या होगा, s का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 49 इंटू 49 अपॉन क्या होगा, ये 2 इंटू 9.8 है। देखो अब आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्टली बताता हूं, 9.85 49 होता है। ठीक है। अब एक बार चेक कर लेना इस वैल्यू को। अब उसके बाद अगर मैं कैंसिलेशन करता हूं यहां पे, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 0.5 हो गया। अब उसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 5 जा कितना होगा 25 हो गया, 5 4 जा क्या होगा 20 और ये 2 22 हो गया, 5 2 जा कितना होगा 10 एंड 10 एंड 2 कितना होगा 12, तो 122.5 मीटर, मतलब मैक्स। समझ आई बात। ये है फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन। ठीक है। फर्स्ट
फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हो गया। जो सेकंड क्वेश्चन है टाइम टेकन, क्या बोल रहा है, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इस पार्ट को ना समझने के लिए ना देखो, आप इतना कॉम्प्लिकेशन करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इट्स बेटर यू इमेजिन ना कि ये ना एक राउंड ट्रिप जर्नी, मतलब वो ऊपर जाके डाउन आ रहा है। तो मतलब क्या होगा कि अगर आपने ना टाइम निकाल लिया, टाइम ऑफ एसेंट भी अगर आपने निकाल लिया, अगर आपने टाइम ऑफ एसेंट निकाल लिया है तो आप क्या करोगे, टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू उतनी ही होगी। तो अब आपका अजम्पशन है ना कि मान लो जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आप ना फ्रॉम ए टू बी के लिए ही डिस्कस कर रहे हो ना। तो अगर आपको लेना है तो आप कंसिडर करो फ्रॉम ए टू बी का ही जर्नी हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब इस केस में ना टाइम का वैल्यू इन्होंने पूछा हुआ है और फाइनल स्पीड आपको वहां पे पता है। तो ए टू बी जर्नी के लिए क्या होगा, मतलब टाइम ऑफ एसेंट तो हमारे पास फॉर्मूला का v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है। क्लियर, जहां पे ना देखो v का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, जो u का वैल्यू है इन्होंने ऑलरेडी दिया है 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और जो रहा a का वैल्यू, तो a का वैल्यू माइनस 9.8 ऊपर जाने के लिए, तो माइनस 9.8, और जो टाइम है उसको मैंने टी ए ले लिया है, टाइम ऑफ एसेंट में टाइम टू गो अप। अब उस हिसाब से अगर मैं यहां पे प्रोसीड करता हूं तो टाइम ऑफ एसेंट ये देखो इनटू क्या होगा 9.8 ना, ये वैल्यू से उनको मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया, इक्वल टू क्या होगा 49। क्लियर, ये होगा टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू होगा 49 अपॉन 9.8। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेशन किया था 9.8 5 ऑफ 49, तो ये कितना हो गया 5 सेकंड्स हो गया। क्लियर, एंड एज फार वी नो कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू क्या है, सेम है, दैट इज 5 सेकंड्स। इसके लिए अगर मुझे टोटल टाइम डिस्कस करना है तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 5, एंड फाइनली कितना टाइम लगेगा उसको 10 सेकंड्स। तो 10 सेकंड्स में क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट ना ग्राउंड पे आ जाएगा। सो जो लास्ट पार्ट है एक बार फिर से लिख देता हूं, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे वापस आने के लिए उसको इतना ही टाइम लगता है 10 सेकंड्स का, ठीक है, ये स्पेस मिल जाएगा हमको। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज a stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter, calculate its final velocity। मतलब एक ना टार है, उसके टॉप से क्या किया है, एक स्टोन को रिलीज कर दिया है, तो स्टोन को यहां से रिलीज किया है। तो अब उसका पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, देन दे आस्किंग कैलकुलेट इट्स फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कहां पे ना, डेफिनेटली व्हेन इट इज रिसीव्ड टू द बॉटम ऑफ दिस यू कैन से टार। अब हाइट का वैल्यू इन्होंने दिया है, तो हाइट ऑफ दिस स्टार का वैल्यू कितना है, इट इज गिवन एज 19.6 मीटर। तो 19.6 मीटर मतलब क्या होगा ना, स्टोन का डिस्प्लेसमेंट भी तो उतना ही होगा, करेक्ट ना। मतलब उसको वापस से ग्राउंड तक पहुंचने के लिए जब फाइनल वेलोसिटी जब वो यहां पहुंचेगा तो कितना होगा, वो डिपेंड करता है इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा। सो अब ये क्या कह रहे हैं कि इस हिसाब से, तो स्टोन को हमने ड्रॉप किया है, तो स्टोन को ड्रॉप किया, वैल्यू मेंशन नहीं किया है इन्होंने जी का वैल्यू इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो जी की वैल्यू को हम क्या लेंगे 9.8 लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ए का वैल्यू है इट्स गोइंग डाउन, तो डाउन के लिए ए का वैल्यू क्या है, डाउन के लिए ए का वैल्यू है प्लस जी, तो मतलब ये क्या होगा प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी का रूल देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और फाइनल वेलोसिटी भी पूछा है, तो मतलब और टाइम का कुछ दिया नहीं है, तो ये है आपका फाइनल वेलोसिटी, ये होगा इनिशियल वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन दिखता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2as हो गया। तो जहां पे v स्क्वायर, v का वैल्यू हमें निकालना है, u का वैल्यू क्या होगा, यहां से स्टोन को ड्रॉप किया है तो उसके लिए u का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो u का वैल्यू 0 हो गया, प्लस ये 2 हो गया, g का वैल्यू प्लस 9.8 होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 9.6 है, तो ये v स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 इंटू 9.8 का वैल्यू भी क्या होगा 19.6 ही होगा, ये 9.6 बोला मैंने आपको, वो 19.6। तो अब अगर v लूंगा तो ये इसका स्क्वायर लूंगा तो क्या होगा 19.6 होगा, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू व्हेन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, उन्होंने मेंशन किया फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या हो गया कि ये ना मूव कर रहा है, ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद उसको रुकना ही है, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी जो गेन हुआ रहेगा उसकी वैल्यू क्या होगा, ग्राउंड पे पहुंचने पे पता चलेगा। इज दैट क्लियर? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये पार्ट को मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट स्पेस, है ना। और जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप समझ ही गए, जो बेसिक रूल्स है या बेसिक जो क्राइटेरिया नीडेड है। सो अब देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ना एक छोटी सी बात है जो आपको समझना जरूरी है कि इस क्वेश्चन में आपको ना जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने उसके अलावा एक क्वेश्चन और होगा, मतलब दे आर टोटल 3 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आपको ना इमेजिन करना पड़ेगा कि मतलब वो कहना क्या चाहते हैं। आपको लगेगा, आपको क्वेश्चन के हिसाब से लगेगा कि वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, बट ना उनके हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है।
ठीक है, इन सारी के हिसाब से। तो क्वेश्चन में क्या है और हमको समझना क्या है वो पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो 14 क्वेश्चन वो हो गया, ये है 15 क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, A stone is thrown vertically upward with the initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टोन है, इसको इनिशियल वेलोसिटी u इज 40 मीटर पर सेकेंड से क्या क्या अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। फिर आगे कहता है टेकिंग g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जो a का वैल्यू ना अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है तो a का वैल्यू माइनस g होगा, बट g का वैल्यू इन्होंने बोला कि 10 है तो क्या होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उस केस में। ठीक है, फिर आगे क्या दिया इन्होंने, देन कैसे फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, मतलब स्टोन मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो v का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तो आपको क्या निकालना है h max निकालना है, यह क्वेश्चन मार्क। तो पहले ये देख लेते हैं कि h max की वैल्यू आपको निकालनी है। h max इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट एक हिसाब से देखें तो, ठीक है, इस जर्नी के लिए। आगे क्वेश्चन में क्या दिया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। ये क्वेश्चन में आप ना कंफ्यूज हो सकते हो, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो ये हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट, मैं बोल रहा हूं नेट डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पे ना जो मेन कंफ्यूजन है वो क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ उतने ही पार्ट के लिए कि व्हेन इट इज गोइंग अप मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा वहां तक का ही इंफॉर्मेशन है, बट ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस है ना, इनका मतलब है कि हमने यहां से थ्रो किया है, ऑब्जेक्ट वापस से वहां पे आ गया। क्वेश्चन में आपको समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि बहुत क्लियरली मेंशन नहीं किया है, बट एनसीईआरटी वांट्स इन दैट वे, है ना, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन होना चाहिए था इस क्वेश्चन में, बट वो नहीं दिया है। उन्होंने बताया व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब ना मैक्सिमम हाइट से जाके फिर वापस से उस जगह पे पहुंचेगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी और नेट डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम ना पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं, एच मैक्स और एस की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया है, तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें लेना है यू स्क्वायर प्लस क्या है 2as है। तो v का वैल्यू तो 0 हो गया क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक का हमें फाइंड करना है। u का वैल्यू कितना है 40, तो 40 इंटू 40 ले लिया हमने, ये 2 हो गया। g का वैल्यू क्या है -10 है, तो ये माइनस यहाँ पे ले लिया हमने, माइनस को यहाँ पे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम हाइट एक हिसाब से वही होगा, तो ये 20 हो गया ना, तो 20s को आप इधर लेके आ जाओ, चलो ठीक है 2 इंटू 10s को आप इधर लेके आ जाओ, है ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 40 इंटू 40 कोई इशू नहीं। s का वैल्यू कितना होगा, ये होगा 40 इंटू 40 अपॉन क्या होगा 2 इंटू 10, तो ये 10 से ये 4 हो गया, ये 2 तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट, या जो भी है ये हो गया मैक्सिमम हाइट, तो ये हो गया h मैक्स, ये हो गया 80 मीटर, ठीक है। अब ना कंप्लीट जर्नी के लिए अगर ये डिस्कस करें ना, कंप्लीट जर्नी, तो कंप्लीट जर्नी मतलब डिस्टेंस ट्रेवल टू गो अप, फिर उसका बाद ऐसे डाउन आ रहा है, मतलब वापस उसी जगह पे पहुंचेगा, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस जगह से स्टार्ट किया है बॉडी उसी जगह पे पहुंच रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और टोटल डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है ना, कितना उसको डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ऊपर जाएंगे 80 मीटर, इट हैज ट्रेवल टू कम डाउन 80 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा 160 मीटर, ठीक है। तो वैसे वर्टिकल या फ्री फॉल के लिए जो है क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस और बाकी रह गए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन के हिसाब से जो अनसॉल्व वाले हैं, वो क्वेश्चंस मैं किसी और क्लास में करा दूंगा, ठीक है। सो फॉर राइट नाउ आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच।